जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तारीख है आज की 14 मई। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। लेकिन शुरुआत करते हैं 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों से। तो 10 प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं बारी बारी से। इनका उत्तर आपको नीचे लिख कर देना है। हालांकि इसके उत्तर हम जस्ट इसके बाद ही करेंगे डिस्कस। कल का जो करंट अफेयर है उसके प्रश्नों का एक बार रिवीजन करेंगे, फिर आज के प्रश्न होंगे। वीडियो के अंत में आपसे आज के लिए एक क्विज भी पूछी जाएगी और कल के क्विज का आंसर भी आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है, इसलिए आज की वीडियो में इसे शामिल किया गया। विक्रम और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर आता है, क्या आप बता सकते हैं? दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध जो हुआ उसकी समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी, लिखकर बताइए। और गवर्नर जनरलों में किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उसका उपहास किया था, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं में साथ साथ यूपीएससी की परीक्षाओं में भी पूछा गया प्रश्न है। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजी राज को भारत में बचा लिया, यह कथन किस अंग्रेज इतिहासकार का है? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, ये क्वेश्चन होगा। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय भारत में कौन वायसराय था? किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? और 10वां प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू धर्मानुयायी अल्पसंख्यक हैं? तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। अब आइए इनके आंसर देखते हैं। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? याद रखना ये कन्हेरी की गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में आपको मिलेंगी। विक्रम और शक संवत में 135 वर्ष का अंतर आपको मिलेगा। देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, वर्तमान में चल रहा है क्या, 2021 चल रहा है। तो वर्तमान कैलेंडर में से यानी कि 2021 में से अगर आप 57 को जोड़ दें तो आपको जो है विक्रम संवत प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप 2021 में से 78 को घटा दें तो आपको शक संवत मिल जाएगा। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 135 वर्ष का अंतर आपको देखने को मिलेगा। दूसरे अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा की गई थी? ये मैंगलोर की संधि थी जो कि 11 मार्च 1784 में हुई थी। गवर्नर जनरलों में किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उसका उपहास किया था? सही जवाब है लॉर्ड डफरिन ने। और किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो याद रखना कि 1580 में जौनपुर के एक मुस्लिम धर्मगुरु ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजी राज को भारत में बचा लिया, यह कथन है किसका? इतिहासकार कीन का। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था सैयद हैदर रजा के द्वारा। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उस समय भारत में वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो यह चौरी चौरा हत्याकांड था जो कि गोरखपुर में हुआ था। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में हिंदू धर्मानुयायी अल्पसंख्यक हैं? तो ये 8 राज्य हैं। ये हैं लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब। याद रखना कि पंजाब में भी जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है। तो अब बारी है रिवीजन की। तो कल के वीडियो का जो प्रश्न था उसको एक बार रिवाइज करते हैं। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जून महीने में ब्रिटेन में होगा, लेकिन इसमें भारत भी आमंत्रित था, जबकि कोविड की वजह से भारतीय प्रधानमंत्री अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में
भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.3 होगी। वहीं पर जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने बताया है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ होगी वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2021-22 में वो 10.8% रहेगी। हाल ही में गौरी अम्मा का 102 साल की अवस्था में निधन हो गया है और वो एक कम्युनिस्ट नेता थी केरल की, और इनका 102 साल की अवस्था में निधन हुआ। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हाल ही में मनाया गया था 11 मई को, और अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया भारतीय मूल की डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। ये शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी की प्रोफेसर हैं। एक किताब आई है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, इसको लिखा गया है शकूर राथोर के द्वारा। और राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़ चुकी है। अब इसमें चीन की जो जनसंख्या है वो है 1.4 अरब। हालांकि 2023-24 तक जो भारतीय जनसंख्या है वो चीन की जनसंख्या को ओवरटेक कर जाएगी, यानी कि 2024 तक अनुमान ये है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो अब बारी है आज के प्रश्नों की। तो सभी प्रश्न बारी बारी से आपके सामने आएंगे। अगर उत्तर आपको पहले से पता है तो नीचे आप कमेंट में करके उत्तर दे सकते हैं, और अन्यथा की अवस्था में थोड़ा सा इंतजार आप करें। तो मेट्रो रेल का इतिहास और वर्तमान विकास को दर्शाने के लिए नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर, यानी कि एक मेट्रो म्यूजियम होगा ये नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर, ये बनाया जाएगा दिल्ली में। याद रखना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत में मेट्रो का इतिहास बनाने के लिए दिल्ली में नेशनल रेल मेट्रो नॉलेज यानी कि मेट्रो म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसकी लागत होगी 60 करोड़ रुपए। और यहाँ पर मेट्रो के पूरे सफ़रनामे को आप किताब और लघु फिल्मों के रूप में देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महिला रग्बी विश्व कप का आयोजन 2022 में कहाँ पर किया जाएगा? महिला रग्बी विश्व कप, और इसका आयोजन होगा न्यूजीलैंड में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो 8 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर 2022 तक यह सीरीज न्यूजीलैंड में आयोजित की जाएगी। और आपको पता होगा कि कोरोना के कारण एक साल के लिए महिला रग्बी विश्व कप को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन न्यूजीलैंड में होगा। और हाल ही में विश्व रग्बी ने टाइम टेबल इसका जारी कर दिया है कि 8 अक्टूबर से 22 नवंबर तक यह सीरीज आयोजित की जाएगी। कहाँ पर होगी? न्यूजीलैंड में। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे खेल जगत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डेथ्स के बारे में, यानी कि निधन के बारे में। तो भारत के पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता वी चंद्रशेखर का कोरोना से निधन हो गया है। चंद्रा के नाम से वो जाने जाते थे और वो 3 बार के राष्ट्रीय चैंपियन भी थे। तो वी चंद्रशेखर का कोरोना से निधन हो गया है। कोरोना की वजह से ही हॉकी के पूर्व अंपायर रविंदर सिंह सोढ़ी का भी निधन हुआ है, और पूर्व भारतीय क्रिकेटर आरपी सिंह के पिता शिव प्रसाद सिंह का भी कोरोना से ही निधन हो गया। तो कोरोना आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है, इससे बहुत अधिक बचाव की आवश्यकता है। तो कृपया बिल्कुल बचकर रहें, पूरी सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। हालिया अध्ययन के अनुसार वैश्विक उत्सर्जन से 2050 तक कितने प्रतिशत कोरल रीफ समाप्त हो जाएगी? तो कोरल रीफ आप जानते होंगे, ये जो वर्तमान में डेटा आया है उसके मुताबिक जो वैश्विक उत्सर्जन चल रहा है उसकी वजह से 2050 तक, यहाँ पर देखिए सारे के सारे आंकड़े गलत हैं। सही आंसर इसका होगा 94%, मतलब नियर अबाउट जितनी भी कोरल रीफ है वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी 2050 तक, अगर हम अभी से इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। तो याद रखना, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार बढ़ता समुद्री तापमान और अम्लीकरण कोरल रीफ पर बड़ा खतरा है। कोरल रीफ होती क्या है? दोस्तों, कोरल रीफ को हिंदी में प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल छोटे छोटे जीवों की एक कॉलोनी होती है। ये असल में समुद्र में पाई जाने वाली चट्टानें हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनती हैं। यानी कि ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं, इन्हीं के जो अपशिष्ट होते हैं उसके द्वारा ये बनते हैं। ये प्रवालों का घर भी होते हैं और काफ़ी रंग बिरंगा होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गर्म और उथले समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो ये है कोरल रीफ,
और इसको बहुत अधिक सहेजने की अब आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 12 मई को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 मई को प्रतिवर्ष होता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। आपको बता दें कि इस दिवस को पहली बार 1953 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने इस दिवस को पहली बार 1965 में मनाया था। अब यहाँ पर जो 1953 है ये यूएसए के बारे में है। यूएसए में पहली बार इसे 1953 में मनाया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने इसे पहली बार 1965 में मनाया था। नर्सिंग पेशेवर की शुरुआत करने वाली प्रख्यात फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाने का निर्णय फाइनली 1974 में किया गया। 2021 की थीम है नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल नर्स काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना इसकी हुई थी 1899 में 1899 में और अध्यक्ष हैं वर्तमान में एनेट केनेडी। कौन है? एनेट केनेडी। अब बारी है मई माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। तो 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र और गुजरात दिवस, सिक्किम इंटरनेशनल फ्लावर डे। 2 मई को था विश्व हास्य दिवस, यह मई के पहले रविवार को होता है। 3 मई को रहा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई कोल माइनस डे और विश्व अस्थमा दिवस। याद रखना विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष 4 मई को नहीं होता है, यह मई माह के पहले मंगलवार को होता है। और 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मनाया गया। साथ ही साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में भी मनाया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी प्रतिवर्ष 5 मई को नहीं होता है, इसका निर्णय याफ करता है कि कब मनाया जाएगा इसे। और 8 मई को मनाया गया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। 11 मई को था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। तो ये थे मई माह के अब तक के महत्वपूर्ण दिवस और ये रहा उनका त्वरित रिवीजन। अब बारी है अगले प्रश्न की और क्वेश्चन होगा कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप नल कनेक्शन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है पुडुचेरी। पुडुचेरी में अभी हाल ही में चुनाव भी हुए हैं, तो पुडुचेरी के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? तो पुडुचेरी के नए सीएम बन गए हैं, ये हैं एन रंगास्वामी और ये जो हैं AINRC के नेता हैं। ठीक है, AINRC के नेता एन रंगास्वामी अभी हाल ही में पुडुचेरी के नए सीएम बने हैं। तो पुडुचेरी कहाँ पर है? तो ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा पुडुचेरी। ठीक है, और आपको पता होगा कि जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 2021 के बजट में जल जीवन मिशन शहरी के लिए बजट को मंजूर किया गया है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली यानी कि ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है असम। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ ने मिलकर इसे अंजाम दिया है, यानी कि संयुक्त रूप से यह प्रणाली विकसित की है। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और एक बात और याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने इसके साथ मिलकर कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर ए डिजिटली इंक्लूसिव भारत नामक रिपोर्ट को जारी किया है। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है इसे जारी किया गया है किसके साथ? मास्टर कार्ड ने नीति आयोग के साथ मिलकर इसे जारी किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें नीति आयोग के बारे में तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना हुई थी कब? 1 जनवरी 2015 को। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO कौन है? ये हैं अमिताभ कांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत ने पैसेक्स 2021 सैन्याभ्यास को शुरू किया। तो दोस्तों ये जो पैसेक्स 2021 सैन्याभ्यास है इसे भारत किस देश के साथ मिलकर अभी हाल ही में पूरा किया गया है?
तो भारत ने ये अभ्यास अभी हाल ही में इंडोनेशिया के साथ मिलकर किया है और ये जो युद्धाभ्यास है इसे दक्षिण अरब सागर में किया गया है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों की सेना के बीच आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना और उनका प्रदर्शन करना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया गया है IEA के द्वारा, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। और इसका जो मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो दोस्तों IEA का मुख्यालय मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं फतेह विरोल और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 30। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अभी हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट को जारी किया है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सौर और पवन ऊर्जा का जो वैश्विक विकास है उसको जो है 25% से इस रिपोर्ट में बढ़ा हुआ दिखाया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्विज नंबर 13 की। आपसे कल प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल और खरपतवार। इसका सही आंसर था धान। बथुआ जो है ये गेहूं में पैदा होता है, धान में पैदा नहीं होता है। और जो आंसर यहाँ पर काफ़ी डिटेल के साथ आपके सामने हैं वो है दीपा तिवारी जी का। इन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है। इन्होंने अलग अलग जो खरपतवार हैं उसके बारे में भी उल्लेख किया हुआ है। धान के जो प्रमुख खरपतवार हैं जैसे कि जंगली सांवा, सवई घास, जंगली कोदो, बांसी घास, दूब घास, मकड़ा आदि। और गेहूं के जो खरपतवार हैं उनमें चौड़ी पत्ती वाले बथुआ, सेंजी, कासनी, जंगली पालक, जंगली मटर, अकरी वगैरह। और सकरी पत्ती वाले मोथा कांस, जंगली जई, चिरैया और अन्य घास। मटर की खरपतवार के जो घास होती है उसमें प्यारी, पोहली, जंगली मटर, बंसोया, अकरी, बथुआ। तो इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी डिटेल में हर बात को लिखा है। तो इसी प्रकार के आंसर की मुझे आपसे अपेक्षा भी रहती है। आज का क्विज देखिए और इसका आंसर भी आप लोग लिखिएगा थोड़ा डिटेल में। तो बारी है आज के क्विज की। बताइए कि ओरान जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है? ये हैं आपके ऑप्शन। ओरान जनजाति कहाँ पर पाई जाती है इसके बारे में आपको लिखना है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे एक लाइक आप लोग ज़रूर किया करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। हम शीघ्र ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।